हेलो स्टूडेंट, मैं हरिओम मालव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम 02 डिजिटल क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 8 पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न हमको दे रखा है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। आपको 5 शब्द दे रखे हैं और वो आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। पहला आपको रिक्त शब्द दे रखा है तैरने, जल, पोषक, फसल और तैयारी। तो बढ़ते हैं हमारे पहले रिक्त स्थान की ओर। कब एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को रिक्त स्थान कहते हैं। एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। जो रिक्त स्थान की जगह आएगा फसल। ख भाग है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की रिक्त स्थान होती है। तो फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। ग भाग है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर रिक्त स्थान लगेंगे। तो क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे, रिक्त स्थान की जगह आएगा तैरने। घ भाग है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान आवश्यक है। तो फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। ये हमारा पहला प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न हमको दे रखा है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में हमको दे रखे हैं, पहला है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल, तीसरा है रासायनिक उर्वरक, चौथा है कार्बनिक खाद। और कॉलम बी में दे रखे हैं मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, गेहूँ, चना, मटर और धान एवं मक्का। तो करते हैं इनका मिलान। खरीफ की फसल होती है हमारे धान एवं मक्का, रबी की फसल होती है, रबी की फसल का मिलान हम करेंगे गेहूँ, चना, मटर से। रासायनिक उर्वरक जो हमारे होते हैं यूरिया एवं सुपर फास्फेट, तो इसका मिलान रासायनिक उर्वरक का मिलान हम यूरिया एवं सुपर फास्फेट से करेंगे। और कार्बनिक खाद का मिलान हम पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष से करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 हमको दे रखा है, निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। क है खरीफ की फसल, ख है रबी की फसल। इनके 2 उदाहरण लिखने हैं। लिखते हैं इनके उत्तर। क खरीफ की फसल के उदाहरण धान एवं मक्का और रबी की फसल के उदाहरण है गेहूँ एवं चना। 4th क्वेश्चन हमको दे रखा है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। निम्न शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए, अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो इसमें भी 4 भाग दे रखे हैं। क मिट्टी तैयार करना, ख बुआई, ग निराई, घ थ्रेसिंग। इनके ऊपर हमको एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो लिखते हैं इसका उत्तर। क मिट्टी तैयार करना। इसके अंदर लिखते हैं, यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती हैं। पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में सहायता मिलती है तथा ये मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये होगा हमारे मिट्टी तैयार करना। ख भाग है 4th क्वेश्चन का ही बुआई। इसके अंदर लिखते हैं, यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होगी। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीजों का
चुनाव करना जरूरी हो गया, जरूरी होता है। ये इसकी सावधानियाँ होगी। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए ताकि प्रत्येक पौधों को पर्याप्त हवा, प्रकाश, खनिज एवं पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। बुआई करने की भी दो विधियां हैं। पहली है परंपरागत औजार और दूसरी है सीड ड्रिल। ये आपके बुआई खत्म होती है। इसमें ग भाग था निराई। निराई के अंदर हम लिखते हैं खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। ये इससे हानियाँ होगी। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सही समय फूल एवं बीज बनने से पहले होना चाहिए। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। ये हमारी निराई का भी एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। ग है थ्रेसिंग। लिखते हैं इसके अंदर खेतों से काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा होगी। थ्रेसिंग करने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे छोटे किसान अनाज के दानों को पटक कर अलग करते हैं और बड़े किसान कंबाइनर मशीन का उपयोग करते हैं। ये हमारे थ्रेसिंग का भी एक पैराग्राफ पूरा हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। हमको उर्वरक और खाद में दोनों में अंतर लिखने हैं, तो हम 5 अंतर लिखेंगे इनमें। खाद और उर्वरक में हम डिवाइडेशन कर दिया। पहला अंतर खाद में लिखते हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक में पहला पॉइंट लिखेंगे, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद में दूसरा पॉइंट लिखते हैं, खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक का ही दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका उत्पादन कारखानों में होता है। ये आपके कारखानों, फैक्ट्रियों में बनाई जाती है उर्वरक। खाद, इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है, मतलब अधिक मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है खाद से। उर्वरक में लिखते हैं तीसरा पॉइंट, इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। खाद में फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। और खाद में लिखते हैं इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में लिखते हैं 5वां पॉइंट, ये पानी में अघुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है। और उर्वरक में 5वां पॉइंट लिखते हैं, ये पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है। और भी कुछ लिखते हैं, उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी की गठन सुधार जाता है। ये आपके हो गए, इनमें विभेद भिन्न हो गया कि हमारे उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न होती हैं। तो हमारे लिए खाद ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। पहले तो हमें सिंचाई की परिभाषा लिखनी है, फिर जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करना है। तो लिखते हैं इसका उत्तर, फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकतानुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वास्थ्य वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना
सिंचाई कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होगी। आगे लिखते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां निम्नलिखित हैं। कौन सी हैं? लिखते हैं। पहली विधि है हमारे पास छिड़काव तंत्र। लिखते हैं इसके अंदर, इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो के लिए किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइपलाइन में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। दूसरी विधि है हमारे पास ड्रिप तंत्र। इसके अंदर लिखते हैं, इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता। यह कम पानी वाले क्षेत्र के लिए एक वरदान है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न 7 हमको दे रखा है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। लिखते हैं इसका उत्तर। गेहूं एक रबी फसल है। इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। यदि हम गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाएंगे तो हमको नुकसान ही होगा, फायदा बिल्कुल नहीं होगा। बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। प्रश्न 8 हमको दे रखा है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। लिखते हैं इसका उत्तर। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए, मतलब खाली छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पूरण होता रहता है। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है कि हम मिट्टी की उर्वरता को कैसे बचाए रख सकते हैं। पहला तो है कि उसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दें, परती छोड़ दें, और दूसरा ये है कि हमको एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते रहना चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न 9 है, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो लिखते हैं उत्तर। खेत में फसल के साथ कई अवांछनीय पौधे उगाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये होगी परिभाषा। इनको निराई के द्वारा हटाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशुओं एवं मनुष्यों के लिए विषैले हो सकते हैं। इनको नियंत्रण करने के कई तरीके हैं। 3 तरीके हैं, जिनमें से हम पहला पॉइंट लिखते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। दूसरा है, फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से, खुरपी आदि से पौधों को उखाड़कर। तीसरा है, खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग करके इससे खरपतवार पौधों को हटाया जा सकता है, जिससे वह मर जाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। प्रश्न 10 हमको दे रखा है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। हमको 7 बॉक्स दे रखे हैं, इनको हमें सही क्रम में जमाना है। तो पहला बॉक्स में है फसल को चीनी मिल में भेजना। दूसरा है सिंचाई। तीसरा है कटाई। चौथा है बुआई। पांचवा है मिट्टी तैयार करना। छठा है खेत की बुआई और 7वां है खाद देना। तो आए इनको सही क्रम में जमाते हैं।
तो पहले आएगा मिट्टी तैयार करना, उसके बाद में खेत की जुताई करना, उसके बाद में बुआई, फिर खाद देना, फिर सिंचाई, फिर कटाई और लास्ट में फसल को चीनी मिल में भेजना। तो ये हमारे गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। प्रश्न 11 हमको दे रखा है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा करें। हमको एक पहेली दे रखी है और उसके कुछ संकेत नीचे दे रखे हैं। देखते हैं क्या संकेत हैं। ऊपर से नीचे की ओर में पहला पॉइंट दे रखा है, सिंचाई एक पारंपरिक तरीका है। सिंचाई का पारंपरिक तरीका क्या है? तो इसका पारंपरिक तरीका रहट। तो ऊपर से नीचे में हम भरेंगे रहट। दूसरा है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता आपके पशुपालन। तो ऊपर से नीचे में हम भरेंगे पशुपालन। तीसरा है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो क्या कहते हैं उन्हें? खरीफ की फसल कहते हैं। अब बाएं से दाईं ओर भरते हैं। पहला है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। क्या कहलाती है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें? तो ये कहलाती है आपके रबी। एक ही किस्म के पौधों को जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, क्या होते हैं ये? फसल। तो चौथे बॉक्स में लिखेंगे हम फसल बाएं से दाईं ओर में। पांचवा है रासायनिक पदार्थ जो पोषक प्रदान करते हैं। बाएं से दाईं ओर में लिखेंगे, ये होता है हमारे उर्वरक। और लास्ट है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? वो है निराई। सातवें बॉक्स में हम लिखेंगे निराई। ये हमारे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के अभ्यास प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।